जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 के हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, जिनमें से एक टॉपिक का नाम एक्सरे है और दूसरे का नाम लेज़र है। एक्सरे के ऊपर पेपर के अंदर कभी सवाल बना नहीं है। इस पे ज़्यादातर एमसीक्यूज़ या न्यूमेरिकल वगैरह पेपर में सेट हो जाता है ज़्यादातर। और आपका जो स्मार्ट सिलेबस, जिसको हम रिड्यूस सिलेबस कह रहे हैं, उसके अंदर ये टॉपिक शामिल किया गया है। तो ये टॉपिक एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से मैंने यहाँ पे नोट किया है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये मैं तस्वीर और नोट्स की शक्ल में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इसके बारे में कुछ खास खास बातें आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप एक्सरे के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। सबसे पहले, जो एक्सरेज होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोपगेशन में या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और ये दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, यानी इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, अलबत्ता इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रखती हैं, लेकिन इनकी वेवलेंथ लिम्डा बहुत छोटा होता है। इनकी लिम्डा की वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्योंकि जब हम एक्सरे हासिल करते हैं तो वो मुख्तलिफ वेवलेंथ की आती है, फिक्स वेवलेंथ की नहीं होती। इसलिए इनकी वेवलेंथ की एक रेंज होती है, और वो रेंज होती है 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन तक। ये सेकंड जो पॉइंट है, इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यूज बन सकता है। ये जो सेकंड पॉइंट है, लिम्डा की रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ये रेज इनविजिबल होती हैं, आपको नहीं दिख सकती, यानी जिस ट्यूब से ये रेज इमिट हो रही होंगी आप इसे नहीं देख सकते। और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये डिटेक्ट होती हैं, यानी फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके टकराती हैं और वहां जाके इंप्रेशन बनाती है अपना। तो आप फोटोग्राफिक प्लेट के थ्रू इन रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, खुद अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एक्स रेस फोटोन पर मुश्तमिल होती हैं। और फोटोन जो होते हैं वो चार्ज फ्री होते हैं, फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना फोट। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इनका पेनिट्रेशन पावर वो बहुत हाई होता है। हाई पेनिट्रेशन पावर का मतलब किसी चीज में सरायत कर जाना। और इनका पावर बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा हाई तो आप जानते हैं गामा रेस का है। गामा रेस से जरा कम होता है। ये ह्यूमन फ्लैश, यानी इंसानी गोश्त या कोई भी गोश्त वोश की चीज है, कोई भी जानवर भी हो, उसके गोश्त में जाकर बूंस का इमेज बना सकती है। ये बूंस में से, यानी हड्डियों में से नहीं गुजरती हैं, उससे टकरा के ये डाइफ्रेक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या रुक जाती हैं। और नतीजे में उसका क्या बना लेती हैं, आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका इमेज ले सकते हैं। ये कुछ खास बातें थी जो एक्सरेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब जरा इन रेस के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ये रेस सबसे पहले 1895 में, 1895 में रोइंजन, इसमें टी साइलेंट है, रोइंजन, रोइंजन ने दरियाफ्त की थी, जिनकी वजह से इनका नाम रोइंजन रेस रखा गया। लेकिन कुछ अरसे के अंदर कुछ और साइंसदानों ने, जिस जमाने में रोइंजन ने ये रेस दरियाफ्त करी, कुछ और साइंसदानों ने भी इसे दरियाफ्त कर लिया। तो इसके नाम पर इख्तलाफ हो गया। और ये जो रेस थी ये नजर आती नहीं थी, जाहिर सी बात है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी उस जमाने के अंदर काफी डिफरेंट टाइप की थी, पता नहीं थी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसलिए इसका नाम जो था वो एक्स रेस, जहाँ पे एक्स जो होता है वो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी अननोन वैल्यू। तो इसलिए इसका नाम एक्स रेस यानी अननोन रेस रख दिया गया। अब इसको रोइंजन रेस नहीं कहते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज के अंदर कि किसने रे एक्सेस को डिस्कवर किया, तो ये एमसीक्यूज के जवाब में आप रोइंजन का नाम ही लिखेंगे। एक्स रेस को बनाने के लिए हम एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बीम को एक मेटल से टकराते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बीम होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये जाते हैं और एक मेटल से टकराते हैं। जिस मेटल से जाके ये टकराएंगे वो टारगेट मेटल कहलाएगा। और इस मेटल की कुछ खास बातें होनी चाहिए। इस मेटल का एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि जब एक्सरे जाके टकराती है, इसके फोटॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाके जब टकराते हैं, तो नतीजे में इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। उस मेटल की अपनी भी एनर्जी बढ़ सकती है, और एनर्जी के बढ़ने से हीटिंग इफेक्ट आता है।
और ऐसा ना हो इतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आ जाए कि वो मेटल जो है वो मेल्ट हो जाए, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अफोर्ड कर सके, बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाते हैं और फिर जाकर किस तरीके से एक्सरे बनाते हैं वो हम आगे मजीद डिटेल से जानेंगे, ये बस की पॉइंट्स हल्के फुल्के अंदाज से। एक्सरेज जो होती हैं वो दो अंदाज की होती हैं। एक एक्सरे को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज, दूसरी का नाम होता है करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे जाके जानेंगे। और ये जो आखिरी पॉइंट है इसका, ये एमसीक्यूज के तौर पे एग्जाम में डिस्कस होता रहता है कभी कभी, और वो ये है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स अमल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से टकराता है, सॉरी एक फोटोन जो होता है वो मेटल की सरफेस से टकराता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाता है, इजेक्ट कराता है। ये रिवर्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाके मेटल से टकराता है और एक्सरे के फोटॉन्स इमिट करवाता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स अमल होता है इसके अंदर। ठीक है, अब आपके सामने इस वक्त जो नजर आ रहा है ये एक एक्सरे ट्यूब है, इसको कोलाइज ट्यूब भी कहते हैं। ये जो आपके सामने नजर आ रही है ये मुख्तलिफ किताबों में अलग अलग अंदाज से बनी हुई है। जैसे इस वक्त आपके सामने जो है वो एक बीन के अंदाज में बनी हुई है, बीन जिसे हम लोग अक्सर ड्रामों वगैरह में देखते हैं, जो सांप वगैरह होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो बीन बजाई जाती है उस शेप की टाइप की बनी हुई है, लेकिन मुख्तलिफ किताबों में इसकी डायग्राम अलग अलग अंदाज से। तो जो मेरी मालूमात के हिसाब से डायग्राम थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। ये जो आपको नजर आ रही है ये एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे लगा हुआ है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट जो होता है वो जो बल्ब के अंदर लगा होता है, अगर आप बल्ब को गौर से देखें तो उसमें एक छोटा सा पतला सा एक तार लगा हुआ होता है, उसको टंगस्टन वो का वायर होता है, इसको टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने कोई ऐसा मेटल लगाया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अंदर से हवा वगैरह निकाल देते हैं ताकि अंदर कुछ हवा ना हो, और जो ये टंगस्टन फिलामेंट होता है इसको हम एक बहुत ही हल्के वोल्टेज की बैटरी से गर्म करते हैं, यानी बहुत ही हल्का वोल्टेज, कम वोल्टेज देते हैं जिससे ये टंगस्टन फिलामेंट हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसके गर्म होने से टंगस्टन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिट होने लग जाते हैं, खारिज होने लग जाते हैं। इसको कहते हैं थर्म आयोनिक इमिशन। थर्म आयोनिक इमिशन बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा ही है जो कि क्या कहते हैं चार्ज टू मास रेशो के अंदर है। चार्ज टू मास रेशो का टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपने ये बात शायद ना जानी हो। तो फिलामेंट को आहिस्ता आहिस्ता कम वोल्टेज से गर्म करवा के इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाया जाता है, निकाला जाता है। फिर इसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को हम हाई वोल्टेज देते हैं, और ये वोल्टेज जो होता है वो 50,000 से तकरीबन 70,000 और बाज़ दफ़ा 30,000 से 50,000 तक के दरमियान, यानी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। और इस हाई वोल्टेज की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और एक धक्का सा पड़ता है। जैसे अब यहाँ जो आपको ये वोल्टेज नजर आ रहा है ये बहुत हाई वोल्टेज है, इसको कहते हैं एक्सिलरेटिंग वोल्टेज। ये बहुत अहम वोल्टेज है और ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर मेटल से जाके टकराता है और अपनी एनर्जी मेटल के एटम्स को देता है, जिससे वो एटम एक्साइट हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 18 में आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है या कोई एटम एक्साइट हो जाता है तो नतीजे के अंदर उसमें से फोटॉन्स रिलीज हो जाते हैं। जब भी कोई एटम ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो नतीजे के अंदर वो फोटॉन्स रिलीज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं और टकराने के बाद उसमें से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स रिलीज होते हैं उसके अंदर से। और जो ये फोटॉन्स रिलीज होते हैं इस मेटल में से वो असल में एक्सरे के फोटॉन्स होते हैं, जिनकी वेवलेंथ फिक्स नहीं होती बल्कि उनकी वेवलेंथ वेरी करती है, जो मैंने आपको पीछे वैल्यू बताई थी 0.1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक। बहुत सिंपल तरीका है, एग्जाम के अंदर ये सारे डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्कस होती, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये बातें कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई देखिए, मैंने ये असल में एक आर्टिकल बनाया हुआ है, थोड़ा सा आपको उर्दू में नजर आ रहा है, आगे जाके कुछ इंग्लिश में नजर आएगा, लेकिन बहरहाल ये आप अपने नोट्स में पढ़ सकते हैं। कुछ खास बातें मैंने यहाँ पे उर्दू में तैयारी करी। ये कोलाइज ट्यूब एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है जिसमें टंगस्टन फिलामेंट को एक लो टेंशन बैटरी यानी एक लो वोल्टेज बैटरी से गर्म करके उसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज किए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को हाई वोल्टेज दिया जाता है जो कि 20 kV यानी 20,000 से 50,000 तक और बाज़ इससे ज़्यादा भी होता है। इस वोल्टेज को एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहते हैं, जिसकी बिना पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हुए हाई एनर्जी लेकर मेटल के एटम से टकराते हैं और अपनी एनर्जी मेटल के एटम्स को देकर मुख्तलिफ वेवलेंथ की एक्सरेज
खारिज करवाते हैं। तो जो मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन बताई वो सारी यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी डेरिवेशन है ना होने के, बस सिर्फ थोड़ी सी आपकी मालूमात के हिसाब से। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला आपको जो नजर आ रहा है E इज इक्वल टू वीई, ये 12वें चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बनाया गया है। E इज इक्वल टू वीई, जहां पर E जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव होके जाते हैं ये उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो V होता है ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होता है, और E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है। ये आप फर्ज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर आपकी 1 है। इसके बाद आप जानते हैं जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं, एक्सरे के फोटोन, उनकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, जहां आप न्यू को ब्रेक कर देते हैं C अपॉन लिम्डा, तो ये हो जाता है एस सी अपॉन लिम्डा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ई कट जाएगा, वी बराबर एस सी अपॉन लिम्डा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिम्डा के लिए फॉर्मूला बना लें, फॉर्मूला बनेगा एस सी डिवाइड बाई वी ई। ये फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा सारे स्टूडेंट्स को, चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स थे, और न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल था 18.7 के नाम से, 18.7, जिसके अंदर एक्साइटेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया था। तो जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था तो वहां भी मैंने ये वाली डेरिवेशन कराई थी। तो जिन बच्चों ने वो न्यूमेरिकल मुझसे सीख रखा है वो इस डेरिवेशन को वहां से देखेंगे तो नहीं याद आ जाएगा। अब यहाँ एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो लेमडा और ये वोल्टेज ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस, और जो ये वी है इसके बारे में ऊपर ही बता दिया गया है, दिस इज द एक्सेलरेटिंग, ये एल है टी नहीं है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। और ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो कम क्या कहते हैं, ज्यादा वैल्यू वाली जो है वो एक्सरेस लिम्डा वाली एक्सरेस इमिट होगी, और अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो कम वेवलेंथ वाली एक्सरे इमिट होगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिसके अंदर हमने एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिखाई, प्लस एक्सरे किस तरीके से बनाई जाती है, और जो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स खारिज होते हैं उनकी वेवलेंथ के बारे में आपको डिस्कस करके बताया। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ डिस्कस करेंगे, उस ग्राफ में कुछ खास बातें हैं, उसके बाद ये लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, आइए ग्राफ के बारे में जानता हूं। देखिए ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ, किस तरह ड्रॉ हुआ है इसका हमें नहीं जानना, बस इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ खास बातें हमें जाननी है। अच्छा, ये ब्लू पेन से जरा थोड़ा सा हमने लेक्चर तैयार किया हुआ है, तो हो सकता है जरा थोड़ा सा आपको हल्का हल्का सा नजर आए। ग्राफ ऑफ एक्स रेस के अंदर जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमने लेमडा को रखा हुआ है। जो एक्स रेस जो यहाँ पे इमिट होती हैं वो फिक्स वेवलेंथ की नहीं होती, मैंने बताया डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं। तो वो सारी एक्स रेस यहाँ पे प्लॉट हुई हुई हैं, ये देखें, यहाँ पर एक्सिस से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है लिम्डा के, लेकिन जब ये आगे आ रहा है तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आके रुक गया, और यहाँ से ये ऐसे करके यूं सीधा जाता है, ऐसे करके पैरेलल जाता है लिम्डा के एक्सिस के साथ। यानी स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ लिम्डा के एक्सिस से, और इसके बाद यूं पैरेलल चला जाता है। और ये जो वाई एक्सिस नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो आपको आई नजर आ रहा है, ये इसकी इंटेंसिटी यानी लिम्डा के अंदर मौजूद एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ के अंदर ये जो आपको पीक्स नजर आ रही है, इन्हें पीक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो पीक्स हैं जिसपे एक पे लिखा है के अल्फा, और इस पीक से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है के अल्फा। एक और पीक नजर आ रही है, इसे कहते हैं के बीटा, और नीचे भी देखें डॉटेड लाइन करके के बीटा, इस तरह इसमें के गामा होता है। ये सब क्या चीजें हैं, आइए आपको जरा इसके बारे में बताते हैं। बहुत मुख्तसर मालूमात है और बहुत ही ज्यादा सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस ग्राफ के अंदर यहां से लेकर इन दोनों को, के अल्फा के बीटा को मत देखें, यहां से लेकर ये गए, इसको छोड़ दिया, ये गए, इस पीक को छोड़ दिया, ये जो सारा नजर आ रहा है इन सबको हम लोग नाम देते हैं कंटिन्यूस एक्सरेस। ये कंटिन्यूस एक्सरेस होती है, मैंने बताया दो तरह की एक्सरेस होती हैं। ये इस ग्राफ में ये सारी, यानी इस ग्राफ में ये जितनी वैल्यूज आपको यहाँ से लिम्डा की मिलेंगी ये सब कंटिन्यूस एक्सरेस हैं। दीस आर द कंटिन्यूस एक्सरेस, ये भी कंटिन्यूस एक्सरेस हैं सारी की सारी, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस एक्सरेस जो है वो आपको किस तरीके से हासिल हो रही हैं उसके लिए जरा कुछ यहाँ पे बातें देखते हैं जरा। फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ में जीरो से इंफिनिटी, ये जो वेवलेंथ आपको नजर आ रही है लिम्डा मिनिमम, ये है जीरो वाली वेवलेंथ, और ये जो नजर आ रही है सबसे बड़ी वेवलेंथ है जो लिम्डा मैक्स या लिम्डा इंफिनिटी कहलाती है। ये सारी की सारी वेवलेंथ आर कंटिन्यूअस एक्सरेस, ये सब कंटिन्यूअस एक्सरेस होती हैं। इसमें के अल्फा शामिल नहीं है, इसमें के बीटा शामिल नहीं है।
व्हेन एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द एटम ऑफ द टारगेट मेटल, जब एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होकर टारगेट मेटल से जाके टकराता है, देन इट्स एनर्जी, जो उसकी एनर्जी होती है वीई के अंदर, जो उसकी एनर्जी होती है वीई, जो पीछे भी हमने इक्वेशन भी बना के आपको दिखाई थी, यूज इन आइदर और थ्री वे, उसकी एनर्जी तीन अंदाज से इस्तेमाल हो सकती है। नंबर वन, विल नॉट कंज्यूम एनर्जी, इट विल गिव लिम्डा इंफिनिटी, अगर वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी अपनी एनर्जी खर्च ना करे, बस आए और एटम के पास से आके गुजर जाए, तो नतीजे के अंदर वहां पर एक फोटोन रिलीज होता है, और ये जो फोटोन होता है ये लिम्डा मैक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी का जरा सा भी कुछ खारिज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देगा, तो नतीजे में जो वेवलिंग मिलती है वो लिम्डा मैक्स से मिलती है। यानी यहाँ पर इस वक्त जो आपको मिलेगा, ये जो नजर आ रहा है लिम्डा मैक्स, ये हमेशा उस वक्त मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी खारिज नहीं करेगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी दे दें, सारी जितनी भी एनर्जी वो दे दें एटम को, तो नतीजे के अंदर जो वेवलेंथ मिलेगी वो लिम्डा मिनिमम, ये वाली जहाँ पे मैंने, अगर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देगा तो लिम्डा मैक्स लिम्डा इन्फिनिटी आता है, और अगर वो सारी एनर्जी दे देता है तो लिम्डा मिनिमम, यानी एक्सरे की जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो उस वक्त मिलती है जब इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी देता है, सबसे बड़ी वेवलेंथ उस वक्त होती है जब वो एनर्जी बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। और इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है, कंज्यूम सम पार्ट ऑफ हिस एनर्जी विल गिव लिम्डा बिटवीन लिम्डा मिनिमम टू लिम्डा इन्फिनिटी। अभी इलेक्ट्रॉन आता है और आके टारगेट मेटल के एटम से टकराता है और अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा देता है। कुछ हिस्से से मुराद है कि हर दफ़ा ये एनर्जी का दिया जाने वाला हिस्सा एक जैसा ना हो, वेरी करे। तो फिर ये वाला पॉइंट छोड़कर और ये वाला पॉइंट छोड़कर जितनी भी आपको यहाँ पे सारी की सारी लिम्डा मिल रही है, इन पीक्स को छोड़कर वो सारी की सारी वेवलेंथ उससे बिलोंग करती है। यानी अगर सारी एनर्जी देगा तो ये बिल्कुल नहीं देगा ये, और अगर अपनी एनर्जी को कभी थोड़ा खर्च करेगा कभी ज़्यादा खर्च करेगा, तो नतीजे में ये वाला हिस्सा सारा का सारा ये और ये सारा, ये सारी वेवलेंथ आपको मिलेंगी जिनको हम कंटिन्यूस एक्स रेस कहते हैं, और वो यहाँ से यहाँ तक है। तो तीन पॉइंट ध्यान में रख लें, सारी एनर्जी खर्च कर देगा लिम्डा मिनिमम, बिल्कुल नहीं खर्च करेगा लिम्डा मैक्स लिम्डा इन्फिनिटी, और अगर थोड़ी बहुत खर्च करे थोड़ी ज़्यादा खर्च करे तो फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और ये दोनों पिक्स को छोड़कर, ये सब कंटिन्यूस एक्स रेस कहलाती हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे मौजूद हैं। अब ऑल दीज वेवलेंथ रिप्रेजेंट कंटिन्यूस, सब की सब कंटिन्यूस एक्स रेज है, और लिम्डा ऑफ कंटिन्यूस एक्स रेज इनवर्सली डिपेंड अपॉन, ये मैंने पीछे ओनली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। यहाँ पे जो भी एक्सरे की वेवलेंथ है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कम जो होगा वोल्टेज देंगे आप तो ज़्यादा वाली वेवलेंथ मिलेंगी, यानी ये वाला जो सारा ग्राफ का हिस्सा है ये ज़्यादा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिस्सा ये सारा ये कम वोल्टेज में मिला होगा। ठीक है, और जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो नतीजे में ये वाली वेवलेंथ मिली, ये वाली समझ लें, या ये समझ लें ये मिली होंगी आपको कम वोल्टेज पे, और ये वाली और ये सारी मिली होंगी, और ये मिला होगा जब वोल्टेज दरमियानी कैफियत में होगा, और ये मिला होगा जब वोल्टेज आपको कैसा होगा, ज़्यादा। ठीक है, जब वोल्टेज होगा ज़्यादा तो ये वाली कम वाली मिली है, दरमियानी होगा तो ये, और जब वोल्टेज कम होगा तो ये वाला, यानी कम वोल्टेज पर ये वाली है, दरमियाने वोल्टेज पर और सबसे ज़्यादा वोल्टेज पे ये वाली है। ठीक है, ये सब कंटिन्यूस एक्स रेज होती हैं। अच्छा भाई, यहाँ तक आ गई, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस ग्राफ के अंदर सिर्फ के अल्फा के बीटा वगैरह रह गया जिसके हम बारे में बात करते हैं, और एक खास बात लिखी हुई है, कंटिन्यूस एक्सरेज जो होती हैं वो मेटल की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, यानी कोई भी मेटल लगा दें हमेशा जो एक्सरेज होंगी वो इसी तरह से आएंगी, मेटल कोई सा भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं वो मेटल की नेचर पे डिपेंड करती है, यानी ये अब हम बात करने जा रहे हैं, ये के अल्फा क्या चीज़ है, ये के बीटा क्या है, इसी में के गामा भी बनता है, ये क्या है, ये नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करता है, जैसा मेटल का नेचर होगा उसी के हिसाब से ये पीक्स हासिल होती हैं। वरना ज़्यादातर एक्सरे के अंदर ग्राफ तो यही सेम रहता है, कोई सा भी मेटल लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की, ये हमारा आखिरी हिस्सा है, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होती हैं, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल, टारगेट जो मेटल होता है उसकी नेचर पे डिपेंड करती हैं। फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से के अल्फा,
के बीटा आर द लिम्डा रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। ग्राफ में जो के अल्फा के बीटा आ रहा है वो एक्स रेस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी वाली, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस को, ठीक है। इन कैरेक्टरिस्टिक, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, अब सारी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ आखिरी सफ़े पे जो आएगी आपके सामने, ये मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए सारी डिस्क्रिप्शन समझाता हूँ जो यहाँ बनी हुई। उसके बाद मैं ऊपर का पैराग्राफ पढ़ दूंगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज भी समझ में आ जाती है। सबसे पहले ये आपके सामने एक एटम का स्ट्रक्चर है, इतना मुश्किल नहीं है, जरा थोड़ा आसानी से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, फिर ये तीसरा और ये चौथा। जैसे कि आप जानते हैं सारे स्टूडेंट, पहले मदार में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे मदार में 8 होते हैं, तीसरे में 18, इसी तरह चौथे में 32। वो हमने यहाँ लिख के नहीं दिखाया क्योंकि पहले दूसरे तीसरे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए हैं, दूसरे में हमने यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। पहले का नाम के शेल होता है, दूसरे का एल एम और इसी तरह एन वगैरह, ये चलते रहते हैं, ठीक है। आखिर में फिर 18 32 दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ समझाना था, इसलिए पहले में 2 दूसरे में 8 दिखा दिया। अब होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये है वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहा है, ये एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने हाई वोल्टेज देके एक्सेलरेट किया था कि जाके एटम से टकराए। तो ये बाज दफा क्या होता है, एटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर शेल्स में आ जाता है और शेल के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, यानी उसके पास से गुजरता है और बहुत जबरदस्त किस्म का रिपल्जन मारता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस शेल से बिल्कुल निकल के बाहर हो जाता है, यानी उड़ जाता है, हट जाता है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन आया और ये जिसपे देखें दायरा बनाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले शेल में से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नॉकआउट हो गया। नॉकआउट वाला उखड़ गया, निकल गया, यानी एटम से ही हट गया, अलग हो गया। अब ये नहीं कि दूसरे में गया तीसरे में गया, एटम से बिल्कुल सिरे से अलग हो गया। ये नॉकआउट इलेक्ट्रॉन देखे निकल के जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन वो जो आ रहा था वो जा रहा है। अब पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लाजमी होने चाहिए, और यहाँ पे अब रह गया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ये जगह खाली पड़ी है। अब इस खाली जगह को फिल करने के लिए जो इससे पीछे के जो मदार हैं सारे के सारे, यानी ये के शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया है, 2 होने चाहिए थे। अब एल में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन भेजेगा। लेकिन मसला क्या है, एल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, के में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। तो अगर एल का इलेक्ट्रॉन के में आना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को कम करने के लिए उसे फोटोन रिलीज करना पड़ेगा। तो नतीजे में ये देखें, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस जगह को फिल करने के लिए आया, एल से के में आया। तो जैसे एल से के में आया, उसने अपनी एनर्जी को कम करने के लिए एक फोटोन रिलीज करा। तो ये जो फोटोन रिलीज होता है इसको हम लोग नाम देते हैं के अल्फा। अब फर्ज कर लें ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको फिल करने के लिए एल की जगह पर एम से इलेक्ट्रॉन आ जाता, यानी फर्ज कर लें एम से आ जाता, यानी एम में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम में से कोई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाता कि भाई मैं आगे फिल कर देता हूं, तो नतीजे में एम से इलेक्ट्रॉन अगर के में आना चाहेगा तो उसको भी फोटोन रिलीज करना पड़ेगा, और जो फोटोन वो रिलीज करेगा उसका नाम रखा जाएगा के बीटा। इसी तरीके से हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एन से इलेक्ट्रॉन आगे आ जाए और इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए उसे भी फोटोन रिलीज करना पड़ेगा। नतीजे में वो जो फोटोन रिलीज करेगा उसका नाम होगा के गामा। देखें यहां से रिप्रेजेंट किया गया है, ये है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अब के में इलेक्ट्रॉन अगर कम हुआ और इसको आके फिल किया एल ने, ये देखें एल ने फिल करा, तो उसका नाम होगा के अल्फा। अगर एम ने आगे फिल करा के बीटा, एन ने आगे फिल करा के गामा। सेम ये मामला सिर्फ के शेल के साथ नहीं बल्कि एल शेल के साथ भी हो सकता था, यानी ये इलेक्ट्रॉन आता और आके एल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता। अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह फिल करने के लिए उससे ऊपर जो शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने भेजेगा, यानी अगर एल में इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एल से ऊपर होता है एम, एम आएगा अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने के लिए और फोटोन रिलीज करेगा। तो फर्स्ट करें अगर एल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता और एम में से इलेक्ट्रॉन आके उसे फिल करता तो एक फोटोन रिलीज होता जिसका नाम होता एल अल्फा। इसी तरीके से एल में अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको फिल करने के लिए एन आगे आता तो उसका नाम होता एल बीटा। सिमिलरली ये सेम काम एम के साथ भी हो सकता था, एम का इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट हो सकता था, उसको फिल कौन करेगा, एन करेगा, एन के ऊपर ओ शेल होता है वो कर सकता है। इस तरह ये मुख्तलिफ फोटॉन्स रिलीज होते हैं, ग्राफ के अंदर मुख्तलिफ पीक्स आती हैं जिनको हम उन्हीं शेल के नाम से सीरीज रखते हैं, के सीरीज, एल सीरीज,
एम सीरीज, जैसे अभी आपने पीछे ग्राफ में देखा तो उसमें के सीरीज की दो पीक्स दिखाई गई है, के अल्फा, के बीटा और के गामा भी हो सकता है। इसी तरह ग्राफ में एल सीरीज भी आ सकती है, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा आ सकती है। ये डिपेंड करती है मेटल की नेचर पे, जैसी मेटल की नेचर होती है उसी के हिसाब से ये सीरीज हमें हासिल होती हैं और उसी से हमें ये अलग अलग तरह की एक्सरेज हासिल होती हैं। इनको हम लोग करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहते हैं। तो एक मरतबा मैं दोबारा से इसके बारे में हल्का सा आपको फिर से बता देता हूँ और ये बड़ा आसानी से हमारा ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का मामला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कि अगर फर्ज कर ले एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आता है और आकर के शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, तो उस जगह को फिल करने के लिए एल का इलेक्ट्रॉन आएगा, फोटोन रिलीज करेगा और उसका नाम होगा के अल्फा। और अगर उसी जगह को फिल करने के लिए एम का इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर वो फोटोन रिलीज करेगा, उसका नाम होगा के बीटा। और अगर उसी इलेक्ट्रॉन की स्पेस को फिल करने के लिए एन का इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो होगा के गामा। मैंने यहाँ पे दिखाया भी आपको सैंपल के तौर पे कि एल से आया तो के अल्फा, और अगर फर्ज कर ले एम से आया तो के बीटा, और एन से आया तो के गामा हो सकता है। इसी तरीके से एल में से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो नतीजे के अंदर उसको फिल करने के लिए एम से आएगा तो एल अल्फा, एन से इलेक्ट्रॉन अगर एल के इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आएगा तो एल बीटा। इसी तरीके से एम और एन। और ये जो एक्सरेज होती हैं इनको करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहते हैं। और ये जो सारी एक्सरेज हासिल होती हैं इनको हम लोग सीरीज के नाम से याद करते हैं, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज। और ये मेटल की नेचर पे डिपेंड करती हैं। अब इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखा गया है जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं इसको पढ़ता हूँ, जरा आप भी देख लें। एक्स रेज करेक्टरिस्टिक एक्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ टारगेट मेटल पर डिपेंड करती हैं। फ्रॉम ग्राफ के अल्फा के बीटा आर द लिम्डा रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक एक्सेस। ग्राफ के अंदर के अल्फा के बीटा जो है करेक्टरिस्टिक एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। इन करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स। जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, वो पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द सरफेस ऑफ एटम, एटम के अंदर चला जाता है एंड नॉक आउट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और किसी भी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको नॉक आउट कर सकता है, लाइक के शेल, एल शेल एटसेट्रा। एल शेल हो सकता है, के शेल हो सकता है वगैरह। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल इज रिमूव, जब के शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, नॉक आउट हो जाता है, निकल जाता है, देन देयर विल अ वैकेंसी इन के शेल। तो के शेल में एक जगह खाली पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन के जाने से, विच इज एकोमोडेट, जिसको फिल करता है बाय एल शेल इलेक्ट्रॉन। एल शेल का इलेक्ट्रॉन आके फिल करता है। व्हेन एल शेल इलेक्ट्रॉन जंप टू के शेल टू फिल द वैकेंसी, जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जाकर उस वैकेंसी को फिल करता है, इट विल रिलीज फोटोन। तो वो एक फोटोन रिलीज करता है विच विल गिव लेमडा रिलेटेड टू के अल्फा। तो एक फोटोन रिलीज करता है जिसकी वेवलेंथ के अल्फा को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इफ वैकेंसी फिल बाय एम शेल, अगर एम शेल फिल करेगा देन इट विल के बीटा। तो अब जो वेवलेंथ होगी वो के बीटा को रिप्रेजेंट करेगी, सो ऑन। इट इज कॉल्ड के सीरीज। नाउ इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एल शेल नॉकआउट, फर्ज कर लें कि अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, then vacancy filled by M and O which will give L series and so on। इस तरह मुख्तलिफ तरह की सीरीज हमें मिल जाती हैं, L series, M series वगैरह। all these series are called characteristics। ये तमाम सीरीज characteristic एक्सरेज कहलाती हैं। नोट दैट, यहाँ पे ये बात जरा ध्यान में रखें, when L shell electron fill the vacancy, जब L shell का इलेक्ट्रॉन जो जाके वैकेंसी फिल करता है के शेल इलेक्ट्रॉन, देन देयर विल बी अ वैकेंसी इन एल शेल। तो एल शेल में भी जगह खाली हो जाती है, विच विल फिल्ड बाय एम शेल विच गिव्स एल सीरीज। यानी आपको के सीरीज के साथ एल सीरीज भी मिल सकती है। यकीनन जब एल का इलेक्ट्रॉन के में जाकर उसकी जगह फिल करेगा तो एल में भी जगह खाली हो जाएगी और उस जगह को पूरा करने के लिए एम से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो आपको फर्दर सीरीज भी मिल सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ
कि आपको एक्सरे का ये कॉम्प्रिहेंसिव एक लेक्चर जो मैंने दिया, जिसमें एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिखाएंगे, एक्सरेस क्या होती हैं, एक्सरेस को कैसे बनाते हैं, एक्सरे के अंदर जो वेवलेंथ होती है उसकी इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है, एक्सरे कितने अंदाज की होती है, और एक ग्राफ डायरेक्ट बताया, उस ग्राफ से दो तरह की एक्सरेस सिखाई, एक कंटिन्यूस एक्सरेस होती हैं और दूसरी होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एग्जाम में इसका सवाल आने का चांस काफ़ी कम है। आपके नोट्स में इसके अंदर बाकी बातें लिखी हैं, आप इनको खास खास तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपका ज़्यादातर लेक्चर मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, तो इसे जब रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। एक लेज़र का टॉपिक हमारा रहता है, उसको भी इंशाल्लाह करीब मैं डिलीवर कर दूंगा, तो आपका ये मामला एंड हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।